के स्वैच्छिक है, जो सक्रिय निष्क्रिय साझेदार, इन सारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। देखो साझेदारी संलेख के अंदर साझेदारी संलेख, देखो साझेदारी संलेख के अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि साझेदार, हमने पढ़ा था कि साझेदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और सारा मैटर हमने पढ़ लिया था कि साझेदार कौन से कितने प्रकार के साझेदार होते हैं, क्या क्या इनकी कंडीशन होती है, कौन कौन सी उनके दायित्व होते हैं, ये सारे पढ़ा था। देखो साझेदारी संलेख के अंदर क्या होता है कि जब साझेदार क्या कराते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन के अंदर दो चीज होती है कि रजिस्ट्रेशन कोई कंपल्सरी नहीं है कि इनको कराना ही पड़ेगा, ये कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। साझेदारी संलेख एक समझौता होता है जो व्यवसाय, जैसे मान दो व्यक्ति आपस में काम कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति आपस में काम करेंगे तो उनका क्या है, आपस में रिलेशन भाई हो गया, उनका ऐसे हो गया कि अगर आप कितना लाभ लोगे, भाई पहला साझेदार कितना लाभ लेता है या कितना कम देगा। मान लो कि दो व्यवसाय काम किए, जैसे 3:2 में मान लो लाभ वाले बांटते हैं, या फिर एक कहेगा कि मैं कैपिटल इतनी लगाऊंगा, बी बोलेगा इतनी कैपिटल लगाऊंगा। अपने जो भी दायित्व होते हैं या फिर कर्तव्य होते हैं उनका क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो निर्धारण करते हैं अपने। ये निर्धारण क्या हो सकता है कि दो टाइप से हो सकता है, या तो लिखित भी कर सकते हैं और मौखिक भी कर सकते हैं। मतलब मुख्य जुबानी के अगर इसने बोल दिया ठीक है कि मेरे को ये मंजूर है, वो भी बोलते हैं कि हाँ हम व्यवसाय करेंगे, हमें क्या है इस चीज़ के बारे में मंजूर है, ठीक है। लेकिन लिखित और सबसे बेटर क्या होता है, लिखित और मौखिक में सबसे बेटर क्या होता है, लिखित ही होता है कि हाँ हम लिखित समझौता क्या होता है, बेटर होता है। उसी में क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख। देखो साझेदारी संलेख के अंदर क्या है कि यह लिखित है, यह लिखित समझौता जो साझेदारी, यह लिखित समझौता है साझेदारी को शासित साझेदारी को शासित करने के लिए ठीक है, शासित करने के लिए शर्तों व परिस्थितियों का उल्लेख करता है, उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख, मतलब पार्टनरशिप कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये लिखित समझौता है, ये मैंने बता दिया मौखिक और लिखित होता है, और सबसे अच्छा क्या होता है, लिखित होता है। ये लिखित समझौता है जो साझेदारी को शासित करने के लिए, मतलब व्यवसाय को चलाने के लिए शर्तों व परिस्थिति का क्या करता है, उल्लेख करता है कि जो फर्म की शर्तें होती है, जो क्या होती है परिस्थिति होती है कि बिजनेस को किस अकॉर्डिंग करना है, उसको क्या करता है, उल्लेख करता है। उसे क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं, मतलब पार्टनरशिप डीड, जो डीड बोलते हैं पार्टनरशिप डीड वो होती है, ठीक है। अब संलेख के अंदर क्या होते हैं, नियम भी होते हैं। संलेख की क्या है, अपनी अपनी शर्तें होती है कि संलेख के अंदर कौन कौन सी चीज होती है, भाई नियमन शर्तें आती है इसके अंदर क्या आती है, कुछ शर्तें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड तैयार होती है। देखो पार्टनरशिप डीड तैयार करने के लिए फर्स्ट नंबर हमारे पास पॉइंट होता है, क्या होना चाहिए, कोई भी फर्म का क्या होना चाहिए, फर्म का नाम, जो हम फर्म बना रहे हैं उस फर्म का क्या होना चाहिए, नाम। जैसे राम ट्रेडिंग कंपनी या श्याम ट्रेडिंग कंपनी, वो जो भी नाम है वो क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या होना चाहिए, इसके अंदर व्यवसाय की प्रगति होनी चाहिए, व्यवसाय की प्रकृति व व्यवसाय की प्रगति व स्थान,
ठीक है। व्यवसाय की प्रकृति व स्थान का मतलब हो गया कि हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे हैं, उसकी क्या होना चाहिए, प्रकृति के बारे में क्या सहायता इसमें के अंदर होना चाहिए, हाँ इस चीज़ का बिजनेस करते हैं। और स्थान कि किस स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, रतनगढ़ कर रहे हैं या फिर जैसे जो भी स्थान है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, उल्लेख करना पड़ेगा जिस स्थान में प्रॉपर हमने क्या किया, बिजनेस कर रखे है। 3 नंबर में क्या है, व्यवसाय की अवधि। व्यवसाय की अवधि, अवधि का मतलब हो गया टाइम, कि बिजनेस जो कर रहे हैं उसका क्या टाइम होना चाहिए, कितना टाइम। जैसे मान लो कई जो मतलब फिक्स स्थायित्व के रूप में नहीं करते, जैसे मान लो कि कोई मानसून टाइप में बिजनेस होते हैं ना, जैसे मान लो कि सर्दियों में स्वेटरों का ये काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, निश्चित टाइम होता है, या तो सर्दी मान लो 4 महीने रहना है, या फिर गर्मियों में किस टाइप का काम चलता है, तो वो क्या होते हैं उसके अंदर जो हम साझेदारी से लेकर आते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, इस चीज़ का व्याख्या होना चाहिए कि जो मान लो कि कम टाइम के उनके टाइम लिखने में 6 महीने तक क्या रहेगी हमारी पार्टनरशिप रहेगी, उसके बाद हम क्या कर देंगे, पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे, व्यवसाय को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, या फिर 10 साल रहेगा या 20 साल रहेगा, या फिर जहाँ तक रहते हैं उसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि हम व्यवसाय को इतने टाइम तक रखेंगे। ठीक है। 4th नंबर क्या होता है हमारे पास कि प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश। प्रत्येक साझेदार द्वारा किया गया निवेश। निवेश का मतलब हो गया कि कौन सा साझेदार कितनी कैपिटल लगा रहा है। निवेश का मतलब हो गया कि कौन सा साझेदार कितनी कैपिटल लगा रहा है, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। निवेश का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, कि कौन साझेदार कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके बारे में बताना चाहिए। 5 लाख कर रहा है, 3 लाख कर रहा है, 2 लाख कर रहा है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। 5th नंबर लाभ हानि का बंटवारा। लाभ हानि का बंटवारा। लाभ हानि के बंटवारे के अंदर क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस मानते भी मैंने बताया। जैसे मान लो कि वो किसके लिए, या तो 3:2 के होंगे या फिर बराबर में होंगे 1:1 में, तो वो क्या होता है पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इतने दिन रेशियो में क्या बांटेंगे। 6 नंबर क्या हो जाएगा कि साझेदार की कर्तव्य और दायित्व। साझेदारों के कर्तव्य व दायित्व। कर्तव्य और दायित्व का क्या रिलेशन हो गया कि जो साझेदार फर्म जो मना रहे साझेदार, वो कौन से किस साझेदार को क्या काम, दायित्व तो डिसाइड नहीं कर देंगे भाई। 3 साझेदार फर्म में बनाई तो साझेदार को डिसाइड कर देंगे ये परचेज का काम करता है, ये सेल्स का काम, ये सिर्फ परचेज ही करेगा, माल को क्रय करेगा। या एक साझेदार बोल देंगे ये माल को क्या करेगा, विक्रय करेगा, सेल्स करेगा। एक साझेदार बोल देगा कि मैं व्यवसाय का क्या करूंगा, मैनेजमेंट में ही करूंगा। तो वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्य और दायित्व को क्या करते हैं पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ये साझेदार ये कार्य करेगा। ठीक है। 7 नंबर क्या होता है कि साझेदार का वेतन हो गया आरएन का वेतन में वेतन का मतलब क्या गया कि जो साझेदारी फर्म के अंदर जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, कोई जैसे मान लो कि लाभ, कई साझेदार ऐसे होते हैं जो लाभ हानि के अलावा मान लो कि कुछ सैलरी के रूप में या कमीशन के रूप में क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी क्या करना पड़ता है, साझेदार इसलिए के अंदर पहले बताना पड़ेगा हाँ ये व्यक्ति इतनी सैलरी हम लेकर व्यवसाय से। ठीक है, व्यवसाय से। 8 नंबर में क्या है, साझेदारों के प्रवेश अवकाश ग्रहण में हटाए जाने से संबंधित शर्तें। ये साझेदारों के प्रवेश व अवकाश व हटाए जाने से संबंधित शर्तें। ठीक है, कि साझेदार कौन सा साझेदार तब प्रवेश करेगा,
कौन साझेदार कब अवकाश करेगा भाई, कोई साझेदार अवकाश कब रिटायरमेंट की कितने, कौन सा साझेदार 5 साल के बाद में क्या करेगा, रिटायरमेंट ले लेगा या 10 साल के बाद में लेगा, कौन साझेदार कब प्रवेश कर रहा है। ठीक है, प्रवेश की डेट में क्या करना है, कई बार साझेदार क्या होता है कि फर्म के अंदर क्या होता है कि एक साझेदार छोड़ के दूसरी जगह क्या दूसरा साझेदार भी ले सकते हैं, तो उनका प्रवेश, उनका अवकाश और हटाए जाने से संबंधित सारी की सारी शर्तें देते हैं कि प्रवेश किस कंडीशन में साझेदार का हम क्या करेंगे, नए साझेदार लाएंगे, किस कंडीशन में साझेदार क्या कर सकता है, अवकाश ग्रहण कर सकता है, या किस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, साझेदारी से हटाया जा सकता है। ठीक है, 9 नंबर हमारे पास क्या है कि फर्म की समापन की प्रक्रिया, फर्म की समापन की प्रक्रिया, प्रक्रिया का मतलब समझ में आ गया कि बिजनेस को एंड कैसे करेंगे, उसके रिलेशन होते हैं कि स्वैच्छिक रूप से करेंगे कि संपत्तियों का भुगतान, जो दायित्व उनका भुगतान करेंगे, वो जो भी इनका क्या होता है दिया होता है वेट हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो साझेदारी समापन कर देते हैं। ठीक है, नंबर 10 देने के खातों को तैयार करना और उनका कैंसल, खातों को तैयार करना व कैंसल, सॉरी, खातों को तैयार करना और कैंसल से क्या मतलब है, देखो कि जो बिजनेस के अकाउंट होते हैं, देखो जो बिजनेस के अंदर क्या किए जाते हैं, खाते तैयार करते हैं। खाते तैयार करने का मतलब क्या कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये सारे के सारे खाते का तैयार करना कि किस अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम खाते तैयार। और अब कैसे का मतलब होगा ऑडिट करना, जो खातों को चेक कराते हैं ना वो हम किससे करवाएंगे, कैसे चेक करेंगे, वो सारा का सारा क्या होता है मैटर की भाई हम तीनों साथ में मिलकर करेंगे कि एक आदमी द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा या हम सीए के द्वारा करवाएंगे या फिर अपने अकाउंटेंट द्वारा कराएंगे, वो क्या करते हैं इस चीज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, साझेदारी की क्या होती है, जब भी साझेदारी क्या होती है व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें क्या चाहिए, साझेदारी के अंदर क्या चाहिए, डिटेल के अंदर क्या होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए होती है। लिखित के अंदर समझौते के अंदर अगर कोई साझेदार क्या होता है, साझेदारी से के अनुसार क्या कराता है अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करवाता है या फिर लिखित या मौखिक, तो लिखित तो मौखिक में कोई रिलेशन नहीं, लिखित होता है। तो लिखित के अंदर क्या होती है, ये सारी शर्तें होनी चाहिए कि फर्म का नाम होना चाहिए, कि फर्म व्यवसाय की प्रगति होनी चाहिए, किस व्यवसाय किस चीज़ का व्यवसाय करें उसका स्थान होना चाहिए, व्यवसाय की अवधि होनी चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए, व्यवसाय को कितने टाइम तक करेंगे, कि साझेदार द्वारा किए गए निवेश जो कैपिटल लगा रहे हैं साझेदार को कितनी कितनी लगाएंगे, कि लाभ आने को कैसे बांटेंगे, साझेदार बराबर में बांटेंगे, 3-2 में बांटेंगे या फिर किस अकॉर्डिंग बांटे, कि साझेदार के जो कर्तव्य दायित्व होते हैं, जो लायबिलिटीज होते हैं कि साझेदार कौन से साझेदार के कार्य करेंगे उनको पहले डिसाइड कर दिया जाता है। साझेदारों का वेतन और जो कई साझेदार होते हैं जो प्रॉफिट के अलावा क्या लेते हैं, सैलरी भी लेते हैं, तो उनको सैलरी और आरएन किस का, आरएन का मतलब हो गया ड्राइंग, जो पैसे निकालते हैं पर्सनल वो किस अकॉर्डिंग निकालेंगे। साझेदार के प्रवेश अवकाश हटाए जाने से संबंधित मान लो कि कोई साझेदार कैसे किस कंडीशन में प्रवेश ले सकते हैं, किस कंडीशन में कोई साझेदार रिटायरमेंट ले सकते हैं या किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उसको हटा सकते हैं। फर्म के समापन का प्रक्रिया उसका पहले भी हम पहले क्या कर देते हैं वैकान की हम फर्म का समापन क्या कर सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। और खातों को तैयार करना, जो अकाउंट होते हैं उनको तैयार करना, और कैसे का मतलब ऑडिट किस साथ में करेंगे। तो ये सारे के सारे नियम क्या होते हैं साझेदारी के अंदर क्या आते हैं डिसाइड किए हुए होते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में क्या डेफिनेशन दे रखी है कि फर्म के पंजीकरण अधिकारी के पास करने वाले फर्मों के रजिस्ट्रेशन नाम और संबंधित विवरण की पुष्टि करना होता है। कि जो अधिकारी होता है फर्म का पंजीकरण अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, उसके पास फर्म का नाम व अन्य दस्तावेज संबंधित विवरण की क्या होनी चाहिए पुष्टि करनी चाहिए, तभी वो क्या माना जाएगा पंजीकृत साझेदारी मानी जाएगी। ठीक है। अब फर्म का पंजीकरण कराना क्या होता है कि अच्छी बात मैंने बता दी कि अगर इच्छा हो तो करवा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको कंपलसरी थोड़ी नहीं है कि उसको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करेंगे कि फर्म का क्या करेंगे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, मान लो कि पंजीकरण नहीं कराते, तो वो हम क्या कर सकते हैं कई चीज़ों से वंचित हो सकते, कई लाभ से क्या रह सकते हैं
वंचित रह सकते। लाभ तो वंचित रहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि अगर मान लो कि हमारा क्या विवाद हो जाए साझेदारों के अंदर, तो आपस में क्या हो जाए विवाद हो जाए मान लो, तो इस विवाद होने के मतलब अंदर क्या होता है कि साझेदार कभी भी दूसरे साझेदार पे क्या कर सकता है, कभी भी मुकदमा नहीं कर सकता। ऐसे नहीं है कि हम क्या करें उसके ऊपर केस कर दें, ऐसे कभी भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो कि फर्म का किसी साझेदार से क्या हो जाए विवाद हो जाए, जैसे मान लो कि एक एपीजी के साझेदार अपने फर्म और अन्य साझेदारों के विरुद्ध क्या कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, केस नहीं कर सकता। केस दर्ज करने का मतलब हो गया कि एक साझेदार कभी भी दूसरे साझेदार के ऊपर मुकदमा नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि उसको साझेदार में वो क्या है रजिस्ट्रेशन नहीं किया, गवर्नमेंट के तरफ से उसको अप्रूव नहीं मिला होता अप्रूव, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि फर्म कभी भी किसी साझेदार या अन्य पक्ष पे किसी साझेदार पर केस नहीं कर सकती, और अन्य कोई भी वाद विवाद हो जाए फर्म का, मान लो जो बिजनेस है उसके अंदर कोई साझेदार होते हैं, तो फर्म को ऐसे मान लो कि हम फर्म का नाम देकर किसी साझेदार के ऊपर अगर हम केस करना चाहते हैं तो वो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर हम कोई द्वितीय पक्ष, कोई दूसरा पक्ष होता है, ठीक है, मान लो कि कंपटीटर होता है कि जिससे हमारे क्या हो जाए विवाद हो जाए, मान लो कि डेटर से विवाद हो जाए, तो उस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं, मुकदमा नहीं कर सकते। तो एक एपीजी जो होता है ना साझेदारी, उसके अंदर क्या होता है, एपीजी साझेदारी के अंदर क्या होता है कि इन सारे लाभों से क्या होता है, वो न तो किसी पर केस कर सकता है, कानूनी रूप से किसी कोई चीज़ नहीं करता, न तो कभी साझेदार अपने साथ वाले साझेदार हो या फर्म पर केस कर सकता है, न फर्म कभी भी साझेदारों पर केस करती है, न फर्म किसी दूसरे पक्ष के ऊपर क्या कर सकती है, केस नहीं कर सकती। ये क्या होते हैं, एक पंजीकरण साझेदारी के क्या होते हैं, एक क्या नाम है, हानि है, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर हमें फर्म को पंजीकृत कराना है, तो पंजीकृत कराने के लिए मैंने बता दिया कि साझेदारी समय के अंदर जो नियम हैं उनका होना क्या होता है, आ सकता है। वो सारे के सारे नियम अगर फॉलो होते हैं तो क्या हो सकता है कि फर्म का क्या हो सकता है, पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पंजीकरण के बारे में। अगला हम टॉपिक करेंगे सहकारी, अगला हम करेंगे नया टॉपिक है हमारे पास सहकारी संगठन, ठीक है। सहकारी संगठन का मतलब हो गया देखो कि ये एक तरह का क्या है कि कंपनी की तरह होता है सहकारी, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है कि इसके अंदर हमने डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो सहकारी संगठन से पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीज पढ़ते हैं कि सहकारी संगठन पढ़ने से पहले एक साझेदार के रूप में, कोई साझेदार के रूप में कोई पढ़ते हैं कि नाबालिग साझेदार की कंडीशन क्या होती है, नाबालिग साझेदार, क्या वो बन सकता है नाबालिग साझेदार या नहीं बन सकता। अगर वो बन सकता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखो नाबालिग साझेदार के बारे में क्या है कि साझेदार दो लोगों के बीच कानून द्वारा बनते हैं, वो मैंने बता दिया। कम से कम साझेदार के अंदर कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए, मैंने बता दिया। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि जो उनके द्वारा संचालित व्यापार के लाभ व हानि बांटने के समझौते हुए करते हैं। लाभ हानि बांटने का कहते हैं वो कोई फर्म के अंदर साझेदार है, वो अपने बीच में समझौता कर लेते हैं लाभ हानि बांटने का, भाई इस हिसाब से लाभ बांटेंगे और इस हिसाब से हम हानि बांटेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि एक नाबालिग किसी के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, कोई भी नाबालिग व्यक्ति का जो अनुबंध होता है वो कभी भी मान्य नहीं होता, ठीक है ना, नहीं कर सकता, इसलिए वह किसी फर्म के साझेदार नहीं बन सकता, किसी फर्म का साझेदार कभी भी नहीं बन सकता, अनुबंध नहीं कर सकता किसी के साथ, ठीक है, डील नहीं कर सकता, अनुबंध मतलब कोई भी डील नहीं कर सकता किसी के बारे में, ठीक है। और न ही वो फर्म का क्या बन सकता है, साझेदार कभी भी नहीं बन सकता, ठीक है। और फिर भी किसी नाबालिग को सभी फिर भी अगर कोई नाबालिग किसी अन्य मान लो व्यक्ति के साथ क्या करता है, व्यवसाय में अगर साझेदारी के रूप में अगर हिस्सा ले लेते हैं, मान लो उसकी अच्छी क्वांटिटी है, वो माइंडेड अच्छा है, तो उसको मान लो कि शामिल करते हैं साझेदारी के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसका ऐसे दायित्व फर्म में लगाई गई पूंजी और उसकी पूंजी तभी क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उसके दायित्व क्या होते हैं कि उसके द्वारा जो कैपिटल लगाई गई है उसकी कैपिटल तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। उसके दायित्व मान लो 2 लाख कैपिटल लगाई है, तो वो दायित्व कहाँ तक रहेंगे, उसकी 2 लाख कैपिटल करेंगे, उससे बाकी उसको कोई भी मतलब नहीं है, वो 2 लाख कैपिटल तक का क्या है बिजनेस के अंदर हकदार होता है, ठीक है। और वह फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं ले सकता, जो फर्म का मैनेजमेंट होता है उसके अंदर कभी भी नाबालिग साझेदार क्या कर सकता है, भाग नहीं ले सकता, ठीक है। अगला देखते हैं नाबालिग केवल लाभ में भागीदार होता है, तो हानि में नहीं होगा। कहने का मतलब हो गया कि वो सिर्फ प्रॉफिट हिस्सा ले सकता है। अगर बिजनेस को लॉस हो गया, व्यवसाय को लॉस हो गया,
तो उसके अंदर नाबालिग से हम कुछ भी नहीं दे सकते कोई भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई भी डीड नहीं की हुई थी, साझेदारी के अंदर कोई भी डीड नहीं की। ठीक है, अगला टॉपिक क्या दे रखा है कि नाबालिग के और में भागीदार होता हानि हुए अगर यदि वह हिस्साई के फर्म के खातों को क्या कर सकता है, देख सकते हैं। जो फर्म के अकाउंट्स होते हैं, जो कैश अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, उनको क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, और नाबालिग की स्थिति में वह है उसके बालिग गुजर जाने पर वास्तविक बालिग हो जाने पर नाबालिग के यह निर्णय लेना होगा कि वह फर्म में सदस्यता बनना चाहता है या नहीं चाहता। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो नाबालिग सदस्य है और वो क्या हो गया, बालिग के अंदर क्या हो गया, बालिग बन गया। मान लो कि वो पहले 17 साल का था, 2 साल के बाद में 19 का हो गया, मतलब बालिग हो गया वो। तो बालिग के अंदर होते ही उनको क्या करना पड़ेगा, एक नया डीड करना पड़ेगा, उसको सहमति देनी पड़ेगी, हाँ मैं इस फर्म का सदस्य हूँ या फिर नहीं हूँ। वो क्या करनी पड़ेगी, सहमति प्रकट करनी पड़ेगी। 6 महीने के अंदर उसको निर्णय का सार्वजनिक नोटिस देना पड़ेगा। यदि वैसा करने में ऐसा मत करता है तो वर्तमान रूप से सदस्य माना जाएगा, वह अन्य सक्रिय सदस्यों के समान ही फर्म की जिम्मेदारी का क्या होगा, ऐसे में होगा। डेफिनेशन क्या होगी कि अगर क्या करता है कि कोई साझेदारी क्या होता है कि अगर वो व्यस्त बन जाता है, बालिग हो जाता है, उसके बाद में अगर क्या करता है कि उसको क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है, नोटिस जारी करना पड़ता है, सार्वजनिक रूप में नोटिस जारी करना पड़ता है। ऐसे बोलना पड़ता है कि मैं इस फर्म का सदस्य हूँ या नहीं, ये चीज़ का नोटिस देना पड़ता है उसको। ठीक है, अगर वो क्या करता है, नोटिस नहीं देता है, तो वो क्या होता है कि गवर्नमेंट कानूनी रूप से क्या होता है, उस फर्म का सदस्य माना जाएगा। और अगर फर्म की क्या होती है कि अगर फर्म की परिस्थिति क्या होती है, डाउन होती है, मामलों की स्थिति क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, वित्तीय स्थिति, तो उस समक्ष में क्या करना पड़ता है, उसको लेनदार होते हैं, उनको लेनदारों को क्या करना, ऋणों का क्या करना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा, और उसके दायित्व भी क्या हो जाएंगे, असीमित हो जाएंगे। ये क्या होते हैं, सारी की सारी नाबालिग के स्थिति होती है। नाबालिग के अंदर मैंने वापस पॉइंट रिपीट करा देता हूँ कि नाबालिग सरदार कभी भी सरदार नहीं बन सकता, पहली पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अगर वो सरदार बन जाए तो ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, अगर वो सरदार बन सकते जाए तो वो कभी भी प्रबंध मैनेजमेंट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसकी मर्जी है तो वो क्या कर सकता है, खातों को, अकाउंट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, साझेदार क्या होता है कि अगर वो साझेदार, नाबालिग साझेदार सिर्फ लाभ के अंदर हिस्सेदार होता है, हानि के अंदर वो कभी भी क्या हो सकता है, हिस्सेदार नहीं हो सकता। ठीक है ना, अगर उसको हानि हो गई अगर बिजनेस को, तो वो कभी भी क्या करेगा, उसका पेमेंट नहीं करेगा। सिर्फ लाभ के अंदर क्या होता है, वो पेमेंट करेगा। उसका दायित्व असीमित नहीं होता, उसका दायित्व सिर्फ सीमित होता है, उसकी पूंजी तक ही क्या होता है, सीमित होता है। जो उसकी कैपिटल लगाई हुई थी ना, उसी तक क्या होता है, वो सीमित रहता है। अगर वो क्या होता है कि नाबालिग से क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, बालिग में कन्वर्ट हो जाता है, नाबालिग से किस में कन्वर्ट हो जाता है, बालिग में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर एक नोटिस जारी करना पड़ता है कि नोटिस में अंदर ये लिखना पड़ता है, सार्वजनिक रूप से ये बोलना पड़ता है कि मैं इस फर्म का क्या साझेदार हूँ या फिर नहीं हूँ। अगर वो क्या करता है, उस नोटिस नहीं करता है 6 महीने के अंदर, तो कानूनी रूप से क्या माना जाएगा, वो सरदार माना जाएगा। और अगर फर्म की वित्तीय स्थिति डाउन है तो उस समक्ष में क्या करना पड़ेगा, उसको ऋणों व लेनदारों को क्या करना पड़ेगा, भुगतान भी करना पड़ेगा। ये सारी की सारी किसकी कंडीशन है, नाबालिग सरदार की कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सहकारी संगठन। ठीक है, देखो सहकारी संगठन के अंदर क्या है कि सहकारी संघ का करता है साझे, सहकारी का हो गया साझे उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना। ठीक है, साझे उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना। ठीक है, अब देखो सहकारी संगठन क्यों स्वैच्छिक संगठन है, जो सदस्यों को कल्याण के लिए एकजुट हुए हैं। कल्याण के मतलब जो लोगों के कल्याण के लिए क्या होते हैं, एक साथ मिलते हैं कि भाई ठीक है, और अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों के हाथों से संभावित शोषण को ध्यान में रखते हुए आर्थिक हितों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। रक्षा करने का मतलब हो गया कि अधिक लाभ के लालची मध्यस्थों, जो मध्यस्थ कौन से होते हैं, दुकानदार, जो दुकानदार नहीं होते हैं, जो शॉपकीपर्स, वो क्या होते हैं कि अधिक लाभ के लिए क्या करते हैं, जो व्यक्ति को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। ठीक है, शोषण का मतलब क्या है, उनको मतलब जो चीज़ पास में चीज़ को साथ में लेते हैं, तो उन्हीं लोगों को उन्हीं चीज़ों का तो उन्हीं की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, सहकारी संगठन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक सहकारी संगठन के अंदर क्या होता है कि कम से कम 10 क्या चाहिए, 10 बालिग के व्यक्तियों को क्या होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। 10 कम से कम 10 व्यक्ति को क्या सदस्य के क्या होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। और ये नियम क्या, सहकारी संगठन अधिनियम कब लागू हुआ था, सहकारी संगठन अधिनियम सहकारी
संगठन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1912। इसके तहत क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। 1912 के तहत क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। सहकारी संगठन क्या होता है कि कंपनी की तरह ही क्या करते हैं कि जो उसको आवश्यकता होती है कैपिटल, वो अंशों के द्वारा क्या करती है? पेमेंट अंशों के द्वारा क्या करती है? अंश को जारी करके क्या करती है? पैसों का इकट्ठा करती है। कंपनी, जो हम कंपनी पढ़ेंगे उसके अंदर सही तरीके से ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आएगी। कंपनी ये क्या करती है कि अपने अंशों को क्या करती है? जारी करके, मतलब इश्यू करके क्या करती है? पैसों को क्या करती है? इकट्ठा करते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहकारी संगठन कहते हैं। ठीक है। अब सहकारी संगठन में क्या होता है कि सहकारी संगठन के आगे हम पढ़ेंगे सहकारी संगठन के लक्षण। लक्षण के अंदर हमारे पास पहला लक्षण है स्वैच्छिक सदस्य। पहला लक्षण हमारे पास क्या आ गया इसके अंदर? स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता के अंदर क्या होता है कि कोई भी सहकारी समिति के अंदर जो होता है, समिति का सदस्य होता है, वो स्वेच्छा से क्या हो सकता है? सम्मिलित हो सकता है। स्वेच्छा से क्या हो सकता है? वो जा सकता है। ठीक है। स्वेच्छा से अगर वो जाना चाहता है सहकारी समिति संगठन को छोड़ के, तो वो जा सकता है। लेकिन उसको छोड़ते समय क्या देना पड़ता है? सिर्फ एक नोटिस क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। वो स्वेच्छा से सदस्यता कर सकता है। अगर उसकी मर्जी है तो वो व्यवसाय करेगा, सहकारी संगठन के अंदर शामिल होगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं होगा। ठीक है। और अगर वो छोड़ता है सहकारी संगठन को, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नोटिस जारी करना पड़ेगा अपने छोड़ने के बारे में कि किस रीजन के कारण छोड़ रहा है। और सहकारी संगठन के अंदर सदस्यों के अंदर कोई भी लिंग, जाति, इनका कोई भी क्या होता है? भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है। अगली है दूसरे नंबर है वैधानिक स्थिति। देखो वैधानिक स्थिति के अंदर क्या है? वैधानिक स्थिति के अंदर ये कि सहकारी समिति का क्या पंजीकरण कराना क्या है? अनिवार्य होता है। साझेदारी के अंदर ऐच्छिक होता है कि करवा भी सकते नहीं। इसका पंजीकरण कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है। साझेदारी इससे समिति की अन्य सदस्य का अलग इससे समिति को अपने सदस्यों से अलग प्रतीक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। प्रतीक क्या हो जाता है? अलग अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। तो कंपनी की तरह कि जो फर्म है वो क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जो व्यक्ति है वो अलग हो जाएगी। कि फर्म को क्या होगा? जैसे मान लो कि हम जियो को, तो हम क्या करते हैं? फर्म और उसको संचालक कौन है? अनिल अंबानी। तो जियो का अस्तित्व क्या है? अलग है। और जो अनिल अंबानी है उसका क्या होता है? अस्तित्व होता है। जो अगर पंजीकरण करवा देते हैं कोई भी फर्म का, तो उसका अस्तित्व क्या होता है? उसके जो जो व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है उसका जो सदस्य होता है उससे क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। ठीक है। समिति का अनुबंध कर सकती है अपने नाम में परिसंपत्ति रख सकती है। ठीक है। वो अपने क्या कर सकती है कि समिति अनुबंध कर सकती है और अपने नाम पे क्या रखती है? कोई भी संपत्ति को क्या रख सकती है। ठीक है। दूसरों पे क्या कर सकती है? मुकदमा कर सकती है। वो अगर वो रजिस्टर हो तो वो दूसरों पे क्या कर सकती है? कोई भी कंडीशन हो तो वो मुकदमा भी कर सकती है। और दूसरों पर मुकदमे का दूसरों पर मुकदमा कर सकती है। और दूसरे इस पर क्या कर सकते हैं? मुकदमा कर सकते हैं। अगर वो क्या है कि पंजीकृत होती है तो क्या कर सकते हैं? वो दूसरों पर मुकदमा कर सकती है। दूसरे लोग उस पर क्या कर सकते हैं? मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है। अगला है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब हो गया कि एक सहकारी समिति के अंदर दायित्व क्या होते हैं? सदस्यों के दायित्व क्या होते हैं? सीमित। उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक क्या होते हैं? वो सीमित होते हैं। कि जब किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपया लगाया तो उसका दायित्व वहां तक ही सीमित होगा। उसको और कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है। अगला है नियंत्रण। किसी भी सरकारी संगठन का क्या होता है? नियंत्रण कैसे किया जाता है? नियंत्रण क्या करता है कि उनकी जो बैठक होती है, जो संचालक मंडल की जो प्रबंधक क्या होती है बैठक होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? उसका नियंत्रण किया जाता है। और नियंत्रण के अंदर क्या जो सदस्य होते हैं उनकी क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है। जैसे मान लो 2 उम्मीदवार चुनाव की तरह 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, उनकी वोटिंग की जाती है। जो जीतता है वो क्या हो जाता है कि मान लो कि एमएलए बन जाता है, मान लो क्योंकि विधायक बन जाता है। तो इसी के अंदर क्या होता है कि सहकारी संगठन के अंदर जो सदस्य हैं उनकी क्या की जाती है? वोटिंग की जाती है। अगर कोई सदस्य क्या करता है? जीत जाता है तो वो क्या करता है? उस पूरे व्यवसाय में क्या करता है? नियंत्रण करता है। उसके द्वारा ही चलाया जाता है। ठीक है। अगला है हमारे पास सेवा भावना। कि सहकारी समिति का उद्देश्य मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है कि जो मध्यस्थ लोगों से क्या करना है? लूट कर रहे हैं या फिर क्या
धोखाधड़ी के लिए उसे बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सहकारी समिति का उद्देश्य पारस्परिक सहायता और कल्याण के लिए मूल्य पर जोर देते हैं। इसके लिए कार्य में क्या करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं। और जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, जैसे मान लो कोई वस्तु की लागत क्या होनी चाहिए, लोगों के लिए 100 होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कार्य करते हैं कि 100 ही रखो उसको, ऐसे नहीं कि उसको 150 कर दिए। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, वो अधिक जोर देते हैं। इसके लिए वो कार्य में सेवा भाव प्रदान करती है। अगर सहकारी समिति के अधिक्य की प्राप्त होती है तो उसे ऐसी समिति के उप नियमों के अनुरूप सदस्य के लाभांश के रूप में बांटा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर उनको फर्म को अत्यधिक लाभ होता है, जैसे मान लो कि जो सदस्य हैं उनके 3, तो उनको जैसे मान लो कि 3 लाख रुपये लाभ होता है, उनको क्या मान बांट दिया, 2 लाख मान दिया, और उनको क्या उन्हें टारगेट रख दिया कि हमें 3 लाख का लाभ मिला, और उस साल जैसे मान लो लाभ कितने का हो गया, 4 का हो गया, 1 लाख का अधिक क्या हो गया ना, जो अधिक लाभ हो जाता है ना, उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, इसको बांट लेते हैं। ठीक है।